नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं, माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। घरेलू हिंसा, आपसी मतभेद और संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर बुजुर्गों के साथ मारपीट तक की जाती है, और जब बात उनके स्वास्थ्य की देखभाल और खाने पीने की होती है तो उनके साथ बेहद बुरा सलूक होता है। देश में बढ़ते इसी तरह के मामलों से निपटने और बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम में प्रावधान किए गए। इस कानून के तहत बुजुर्गों के कई अधिकार हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी आपको वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका वरिष्ठों से के कानूनों से जुड़ा कोई सवाल है तो आप भी फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो वरिष्ठ नागरिकों के क्या है कानूनी हक, इस बारे में अगर आप कोई राय लेना चाहते हैं तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या वरिष्ठ नागरिक कानून रूप से अपने वयस्क बच्चों या रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने की मांग कर सकते हैं? इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या मदद की कोई अधिकतम राशि भी है ऐसे में? जाहिर आपने जो ये प्रश्न उठाया है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ऐसी कानूनी और सामाजिक समस्या है जिसमें हम सबको एक न एक दिन सब लोगों को सामना करना है। रही कानून की बात, तो कानून में और बहुत सारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उनमें इस बात को कहा गया है कि जो भरण पोषण, जो बुजुर्गों का जो भरण पोषण है, सीनियर सिटीजन का जो भरण पोषण है, वो केवल एक मतलब आपको एक जिम्मेदारी से करना है, और वो कानून में आपको जिम्मेदारी दी गई है, हमारे संविधान में भी जिम्मेदारी दी गई है कि जो एल्डरली या सीनियर सिटीजन हैं उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य का, उनसे संबंधित नियम कानून बनाने का ये जिम्मेदारी सरकार को भी दी है। तो ऐसी स्थिति में जो भरण पोषण का जो अधिकार है, जो सीनियर सिटीजन है और जो माँ बाप है, उनके कई ऐसे हमारे जो कानून के अंदर कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे नियम हैं जिनके अंदर कई कानूनों में जाकर वो अपने भरण पोषण का अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, और एक जो अच्छी लाइफ है, अच्छी जिंदगी है। क्योंकि कानून ये कहता है केवल भरण पोषण का अर्थ केवल रोटी कपड़े ही नहीं है, बल्कि उनको उतनी सारी जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जिनके अंदर मतलब उनकी दवाइयां भी हैं, उनका घर भी है, रहन सहन भी, तो सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो सबकी सब जिम्मेदारियों को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम तरह की जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसके साथ साथ और भी जो चीज़ें आपने बताई, वो सब कुछ पूरा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहीं वरिष्ठ नागरिक या माता पिता दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 के प्रावधान के तहत भी न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में भरण पोषण का आवेदन पेश कर सकते हैं। इसके बारे में बताइए। देखिए, दो बातें हैं, एक आपने का सीनियर सिटीजन और एक आपने का माँ बाप जी। जो धारा 125 सीआरपीसी जो है उसमें जो केवल माँ बाप जो है, माँ बाप को यह अधिकार है कि धारा 125 सीआरपीसी के अंदर वो अपने सन या फिर डॉटर के ऊपर ये केस डाल सकते हैं कि उनको मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड की जाए। जबकि सीनियर सिटीजन एंड वेलफेयर एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि वहां पर माता पिता के अलावा जो दादा दादी हैं वो भी जो पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, और अब जो नए प्रावधान है 7 ससुर भी जो आते हैं, तो ये पेरेंट्स में जो सारे पेरेंट्स आते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो सीनियर सिटीजन जो मांग सकते हैं। तो वो दो अलग अलग कानून है। 125 में विशेषतौर पर माता पिताओं के लिए हम मातक सीमित है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके अंदर उसकी जो वैधानिकता है, उसमें जो पेरेंट्स की डेफिनेशन है उसको काफी बढ़ा दिया गया है। उसमें दादा है, दादी है, और इवन जो एडॉप्टेड जो पेरेंट्स है वो भी, तो इसको सब कुछ बढ़ा देगा, जिससे कि किसी भी तरीके से जो सीनियर सिटीजन हैं या माता पिता हैं
उनका जो रखरखाव हो सके और किसी भी तरह से जो सामाजिक परेशानी उनसे उनको बचाया जा सके। जी जी। मैं वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा या फिर उन्हें घर से निकाल देना एक गंभीर अपराध है। इसकी शिकायत बुजुर्गों को कहाँ करनी चाहिए और इसके लिए सजा का क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, जो भी आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो एसडीएम कंसर्न होता है, जो तहसील में जो एसडीएम कंसर्न होता है, उसकी शिकायत जो वरिष्ठ नागरिक हैं, माता पिता हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। और उसके लिए जो प्रावधान जो है 3 महीने का था, उसको बढ़ा के 6 महीने का अब जो बिल की प्रोविजन है। और इवन जो उसका फाइन भी जो 10,000 रुपये तक का, जो पहले 500 का था, उसको बढ़ाकर भी 10,000 रुपये तक करने की जो प्रक्रिया की गई है, जिससे कि लोगों में ये जिम्मेदारी का एहसास हो, लोगों में भय हो कि ये अपने आप में जो सामाजिक समस्या नहीं है, ये कानूनी पहलू है और आपकी जिम्मेदारी है कि आपके माता पिता को, ये जो सीनियर सिटीजन जो आपके परिवार से संबंधित है, आपको उनको ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। और आजकल जैसे कि ऋषिपाल जी हम देखते हैं कि दुर्व्यवहार तो किया ही जाता है बुजुर्ग माता पिताओं के साथ, बच्चों द्वारा कई ऐसे मामले सामने आते हैं, वरिष्ठ नागरिकों से मारपीट करने तक के मामले सामने आते हैं। ऐसे में क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एक तो दिल्ली के अंदर भी, दिल्ली के अलावा भी बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस है, पुलिस के जो अधिकारियों को विशेष रूप से वो कुछ प्रोग्राम चलाते हैं। एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जो सीनियर सिटीजन की ख्याल रखता है, कोशिश करता है कि अगर मान लीजिए कोई उनसे मारपीट करता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, उनको सेक्सुअल ऑफेंस करता है, फिजिकल ऑफेंस करता है उनके साथ, तो उनको विशेष रूप से उनको बचाव हो सके और उनको कानूनी प्रक्रिया में उनको सहायता मिल सके। वो अगर हॉस्पिटल भी जाते हैं तो किसी भी तरीके से वो उनका बचाव हो सके। तो ये कानूनी स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। जो सरकारें हैं वो भी कोशिश करती है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनके जो सोसाइटी बनी हुई है, उनके जो एसडीएम बने हुए हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि उनको स्वयं मोटो खुद भी पता लगता है उनको। जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति जाए और वहां पे कोई शिकायत करे। अगर उनको स्वयं भी पता लगता है कि किसी बुजुर्ग के साथ जो है वो दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वो एसडीएम कंसर्न जो है वो अपने आप से भी कार्रवाई कर सकता है। जी जी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हेल्पलाइन की भी व्यवस्था की गई है। इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इसका फायदा ले सकते हैं वरिष्ठ नागरिक? देखिए, हेल्पलाइन नंबर होता है 14567। ये हेल्पलाइन नंबर जो हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टोल फ्री नंबर होता है, कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जो एसडीएम जो आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है उससे संबंधित होता है और वहां पर शिकायत दर्ज कराएगा। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वेलफेयर के अंदर किसी व्यक्ति को जो सुविधा है कि वो एसडीएम के पास जा सकता है और शिकायत दर्ज करा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसके पास सुविधा नहीं है तो कोई व्यक्ति भी, जरूरी नहीं है तो शिकायत करता ही एक शिकायत दे, कोई सोसाइटी भी कर सकती है उस बुजुर्ग के लिए। और एसडीएम को अगर खुद पता लगे, किसी जानकारी से पता लगता है कि बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो भी वो अपनी कार्रवाई कर सकता है। तो ये जो आजकल, जैसे आपको पता है हमारे पूरे देश के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन काम किया है, हर जगह टेलीफोन पहुंच गया है। तो ऐसी स्थिति में जो हेल्पलाइन नंबर है, ये बुजुर्गों के लिए बहुत ही एक अच्छी और बहुत ही मजबूत करने की स्थिति। जी बिल्कुल। और बहुत सुविधाजनक हो सकता है उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक कई बार इस शर्त पर अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी के नाम अगर कर चुके हैं तो उनकी आर्थिक और शारीरिक जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, और अगर संपत्ति का उत्तराधिकारी ऐसा नहीं करता है तो क्या माता पिता या वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं? इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया होती है? बिल्कुल। ये अगर जो एसडीएम कंसर्न है वहां पर जो पिटीशन लगा सकते हैं कि मेरी जो संपत्ति थी या मेरे पति की संपत्ति जो थी, अगर स्त्री है या पुरुष है, कि मेरी पत्नी की संपत्ति थी, मैंने अपने बेटों को या अपनी बेटी को इस वजह से मैं नाम कर दी कि वो आने वाले समय मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा वेलफेयर करेंगे और वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी ट्रांसफर डीड होती है, जो भी अगर गिफ्ट डीड भी करी है कोई और ट्रांसफर डीड भी करी है, तो एसडीएम कंसल्ट इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको पता लगता है कि जिस वजह से ये ट्रांसफर की गई थी, तो वो ट्रांसफर एक तरह से फोर्ज माना जाता है, तो फ्रॉड से माना जाता है और एसडीएम को पावर है कि उस ट्रांसफर को कैंसिल भी कर सकते हैं। जी जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के हकों हुकूक की और क्या कुछ कानूनी प्रावधान है उनको मदद देने का, और हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। ऋषिपाल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक के अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा और कहा कि उनके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है क्योंकि वे ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में रहने वाले लाइसेंसधारी ही हैं। इसके बारे में बताइए।
ये जरा आप जैसे आपने बताया अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का आपने उदाहरण दिया, जी। इसी प्रकार दिल्ली हाईकोर्ट के भी और बहुत सारे हाईकोर्टों के भी, इवन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट ऐसे आए जो कहते हैं कि केवल माता पिता जो होते हैं जिनकी संपत्ति होती है वो अधिकारी होते हैं, वो उसके मालिक होते हैं। जो बेटा बेटी हैं जो घर में रह रहे हैं, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया लैट्रिन, यानी कि वो माता पिता की इच्छा पे रहते हैं। अगर माता पिता के साथ जो वो गलत व्यवहार करते हैं तो इस ऐसी स्थिति में क्या है कि उनको माता पिता को ये हक है कि वो खाली कराने केस डाल सकते हैं, और बच्चे जो है वो कोई अधिकार उस पर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हमारा अधिकार है, हमें घर से ना निकाला जाए। इसीलिए जजमेंट में जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट का आपने जिक्र किया या और जो जजमेंट है वो यही बताते हैं कि आप केवल जो भी व्यक्ति है वो उस व्यक्ति लाइसेंसधारी, या लाइसेंसधारी का मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जो उसका मुख्य मालिक है उसकी इच्छा पर रहता है। अगर आप उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं रहते, आप उसका सही व्यवहार नहीं करते, आप उचित तरीके से जो उसका भरण पोषण है या जो भी व्यवस्था उसकी जो वो व्यक्ति चाहता है, जो उसका मालिक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो ऐसी स्थिति में चाहे बेटा हो बेटी हो तो मतलब इवन पोता हो, किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है और कोर्ट उसको आदेश दे सकता है और उनको मकान को खाली करना पड़ेगा। जी। इसके अलावा ऐसा भी देखा जाता है कि अगर रखरखाव का दावा करने वाले दादा दादी या माता पिता हैं और उनके बच्चे या पोता पोती अभी नाबालिग हैं, तो वो अपने रिश्तेदार जो उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी होगा, फिर भी वो दावा कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसे जो सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस और वेलफेयर एक्ट है, उसमें जो हम बदलाव दे रहे हैं 2007 के बाद लगातार एक्ट में बदलाव देते हैं। बदलाव ये बताता है कि जो वेलफेयर की हम बात करते हैं या जो पेरेंट्स की बात करते हैं, उन सब में बदलाव देख रहे हैं। जो हम पहले पेरेंट्स में केवल माता पिता को शामिल करते थे, अब उसमें दादा दादी को भी शामिल कर रहे हैं, उसमें सास ससुर को भी शामिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर्टी है, जब एक प्रॉपर्टी उन व्यक्ति की मृत्यु के बाद अगर वो उसकी बहू को मिल रही है या मान लीजिए उनके दामाद को मिल रही है, तो जब प्रॉपर्टी उनको मिल रही है, जब अधिकार उनको मिलने हैं, तो ऐसी स्थिति में जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां भी वही लोग उठाएंगे जो लोग अधिकार के लिए कल को क्लेम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस जो डेफिनेशन है, पेरेंट्स की डेफिनेशन और चिल्ड्रन की डेफिनेशन, दोनों को बढ़ा दिया। पेरेंट्स की डेफिनेशन में माता पिता के अलावा दादा दादी भी आ गए हैं, जो सौतेले माँ बाप है वो भी आ गए हैं, और जो अडॉप्टेड है वो भी आ गए हैं। इसके अलावा जो है सास ससुर भी आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे केसेस में हमने और आपने कभी सुना होगा कि कोई अगर मान लीजिए बेटी है और बेटी के नाम वो प्रॉपर्टी कर दी, तो बेटी तो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन ये दामाद है, दामाद जो है वो पूरी घर को कंट्रोल करता है, या दामाद माता जो सास ससुर है उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। तो उससे पहले जो दामाद के पार्ट पर कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिसमें दामाद को, क्योंकि जो धारा 125 सीआरपीसी है वो तन को यानी पुत्र या पुत्री को ही आदेश देती है कि वो जो मेंटेनेंस माता पिता ही करे, और कोई कानून नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उस डेफिनेशन को बढ़ाते हुए उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो आने वाले समय में उस जो बुजुर्ग है उनके संपत्ति के अधिकारी बनेंगे, जिनको अधिकार चाहिए उनको कर्तव्य भी पूरा करना है। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए कानून को बढ़ाया गया है कि जिनको कल को संपत्ति मिलनी है उनसे वरिष्ठ नागरिकों का यह अधिकार है कि वो उनसे अपने भरण पोषण के अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि हम आजकल देखते हैं ऋषिपाल जी कि तमाम बेसहारा वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो वृद्धाश्रम जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे में हर जिले में बेसहारा जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए क्या कुछ कानून व्यवस्था की गई है वृद्धाश्रम को लेकर? देखिए ये जो वृद्धाश्रम, जो ओल्ड एज वृद्धाश्रम बनाने की बात की गई है, ये सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो सोशल और वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है वो राज्य की अपनी सूची में होता है। तो हर राज्य के अंदर क्या होता है, हर राज्य के हिसाब से, उत्तर प्रदेश के राज्य है, दिल्ली, पंजाब, वहाँ जहाँ पे जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से हर सरकारें जो होती है अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें बदलाव करती है और उनको जो ओल्ड एज वेलफेयर होम है वो बनाती है। ये अपने आप में जाहिर अपने आप में बड़ी दुख की बात है कि हमें बहुत ज्यादा संख्या में जो ओल्ड एज जो होम है वो बनाने पड़ रहे हैं। समाज की जो स्थिति देख रहे हैं, जो लगातार जो बुजुर्ग है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। पहले जो समाज के अंदर जो बुजुर्ग हुआ करते थे
उनको घर के अंदर एक पीपल के पेड़ की तरह समझा जाता था कि घर में मजबूत रहेंगे और हमारे माँ बाप हैं, हमारे दादा दादी हैं। अब इनकी संख्या, क्योंकि अब वो जिम्मेदारी किसपे है? संविधान कहता है कि अगर जो पेरेंट्स हैं, जो ओल्ड सीनियर सिटीजन है, अगर बच्चे ख्याल नहीं रख रहे, बच्चे ध्यान नहीं रख रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ओल्ड एज होम बनाए, न केवल वो अपने आप में केवल एक मकान हो, बल्कि वहां पर वो सारी सुविधाएं हों कि जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने जीवन से संबंधित जितनी आवश्यकताएं हैं, वहाँ रहना, खाना, वहाँ की जो बिजली है और वहाँ का जो उम्र के हिसाब से जो उनका और सारी चीजें हैं, जो डॉक्टरी व्यवस्था है, वो सारी की सारी होनी चाहिए। तो राज्यों को जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने राज्य में और राज्यों के बाद अपने अपने जिले में जैसी जैसी आवश्यकता है, अगर मान लीजिए जनरली आप देखेंगे गाँव के अंदर जो गाँव होते हैं उनके अंदर ओल्ड एज होम की आवश्यकता कम पड़ती है, लेकिन शहरों में इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। जी, तो हर राज्य और हर जिला अपनी आवश्यकता के हिसाब से इन चीजों को बनाता है। जी, जाहिर तौर पर अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाता है। वृद्धाश्रम की जो तादाद है वो भी अब ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वो आराम से रह सकें और सुविधाएं भी उन्हें मिल पाएं। ऋषिपाल जी, अस्पतालों में चिकित्सा के लिए बुजुर्ग मरीजों के लिए भी क्या कुछ प्रावधान है? क्या उन्हें सहूलियतें दी गई हैं? बिल्कुल, जो अस्पताल में आप जाएंगे तो अस्पताल की जो ओपीडी होती है, ओपीडी में अलग से सीनियर सिटीजन की लाइन होती है, उसमें सीनियर सिटीजन है जो अलग से लाइन में लग सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी कोई ऑपरेशन होना है या कोई डायग्नोज होना है, तो जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रिविलेज मिलती है और उनको जल्दी उनका इलाज होता है और डॉक्टर जो है उनको जल्दी देखता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो अपने आप में एक ऐसी तादाद है जो जब उम्र दराज हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां जो है उनको घेर लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स या जो अस्पताल है कोशिश करते हैं कि पहले से जो दवाइयां हैं या जो डायग्नोज होने हैं या उनको जिसमें और भी जो सुविधा प्रदान कर सकती है वो ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा प्रदान की जाए और कोशिश की जाए न केवल डॉक्टरी तौर पर, बल्कि दिल्ली के अस्पताल में तो आप देखेंगे कि मानसिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी कोशिश करते हैं जो सीनियर सिटीजन आते हैं उनकी जो मानसिक परेशानी भी अपने आप में आजकल बहुत है, तो उनका भी इलाज किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको समझाया जा सके। तो अपने आप में कम से कम दिल्ली के शहर में तो है, और इसके अलावा जो राज्य भी कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले के अंदर जो मेडिकल की सुविधा है उस सुविधा के हिसाब से उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान की जाए। जी बिल्कुल, ये तमाम सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए बुजुर्गों को और बहुत अहम भी है। बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को और जाहिर तौर पर उन्हें जरूर इससे फायदा पहुंचा होगा। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।